अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नासरीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपोजिशन का किरदार हमेशा ही नुमाया रहा है। वो चाहे फिर हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तनकीद हो, अवामी मुतालबात हों या हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करना हो, हमेशा से ही अपोजिशन ने इसके ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं और मुतालबात भी रखे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का किरदार यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि अपोजिशन का किरदार तो तहरीकों तक भी चला है। इसमें एक तहरीक पीडीएम भी है जो कि टूट फूट का शिकार हुई और अब एक बार फिर से अपने आप को अलायंस में करने की कोशिश कर रही है आइंदा इंतखाबात के लिए भी। और कल एक कराची में अहम पावर शो करने जा रही है पीडीएम, और ये पीडीएम जो पावर शो करने जा रही है कराची में, ये क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है या फिर वफाक के खिलाफ है? अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ है तो फिर क्या पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं? और क्या ये पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर पावर शो कर सकती है कराची में? इसी पर बात करेंगे। और आइंदा इंतखाबात में पीडीएम की जो सियासत है वो क्या लाहेअमल इख्तियार कर सकती है? क्या आइंदा इंतखाबात के लिए अलायंस हो सकता है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुजम्मिल साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि मुजाहिद बरेलवी साहब से कर लूँ, क्योंकि मुजाहिद बरेलवी साहब इस वक्त कराची में है और कराची में पीडीएम का इजलास भी है, पीडीएम का कल जलसा भी है। तो वहाँ पर क्या पोजीशन है अवामी सियासी? चाहूँगी मुजाहिद साहब आप इसके ऊपर कमेंट करें। मुजाहिद साहब, क्या देखते हैं पीपल्स पार्टी को पीडीएम क्या वहाँ पर टफ टाइम दे सकती है, और क्या पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम का पावर शो कराची में कामयाब होगा? देखिए, जो बज़ाहिर आमतौर पर जो कराची में या किसी भी शहर में जलसे हों, तो हम लोग जब जरा एयरपोर्ट से लेकर जब शहर के बड़े चौराहों वगैरह देखते हैं या सड़कों पे देखते हैं तो एक गहमा गहमी नजर आती है। शहबाज शरीफ शाह साहब यहाँ शहर में मौजूद हैं, कल रात से मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं, लेकिन वो जो या और पी पार्टी या एमकेएम या दीगर पार्टियाँ करती वो एक फीलिंग होती थी कि जी हाँ कराची में कोई जलसा हो रहा है। सॉरी टू से कि मैं यानी कराची में कल के होने वाले जलसे की धमक इसलिए महसूस नहीं कर रहा कि यहाँ की जो नुमाइंदा है शहर की जमातें हैं, सर मैं एमकेएम को नुमाइंदा नहीं कह रहा, लेकिन पीस पार्टी और दीगर पार्टियां हैं जो हैं वो शिरकत नहीं कर रही। और एक लिहाज से मैं कहूँगा कि आउटसाइडर जो इंतखाबी एतबार से भी देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की सिंध में कोई नशिस्त नहीं है, नून लीग की सिंध में कोई नशिस्त नहीं, यानी कराची में भी है। बाकी नेशनल पार्टी और दीगर पार्टियां जो इसमें शिरकत कर रही हैं तो आप देख रहे हैं दे आर आउटसाइडर। हाँ, ये जरूर है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास की फोर्स है तो किसी भी शहर में अपने मदारिस के 40-50 हजार लोगों को लेके आ जाते हैं और लेके आएंगे भी। और उसकी वजह से यहाँ कराची में जहाँ वो जलसा कर रहे हैं एक बड़ा जलसा होने में कामयाब हो जाएगा। नून लीग भी एक अपनी एक जो पॉकेट्स हैं वहाँ से ले आएगी, लेकिन कराची में सिंध में विदाउट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ सूबे की हैं अगर आप समझती हैं, मैंने कहा इसमें जलसे की कामयाबी नहीं है कि वो इससे हासिल क्या करेंगे। तो सॉरी टू से आई डोंट थिंक कि इस जलसे से उन्हें कोई सियासी फायदा होगा या वो पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल हो सकता है। एटलीस्ट लोगों की तवज्जो तो हासिल होगी, पीएमएलएन हो या दूसरी सियासी जमातें हो, तवज्जो तो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल देखें अब लोग जो है सॉरी टू से जो पहले लोग देखें यहाँ बड़े सीनियर लोग बैठे हैं हमारे मुजम्मिल साहब और दूसरे लोग, पहले लोग जलसों में आते थे, वो अपनी गाड़ियों में आते थे, साइकिलों पे आते थे, रिक्शा पे आते थे, मोटरसाइकिल पे आते थे, गाड़ियों पे आते थे। अब पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एक एक जलसे पे आपको इल्म है और यकीनन इल्म होगा, यू आर आल्सो सीनियर जर्नलिस्ट, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करती हैं, 5 से 7 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए तो वो लोग होते हैं जो गाने बजाने वाले, पिंडाल विंडाल वाले, बसें भेजी जाती हैं, भर के लाया जाता है, उनमें देगे रखी भी होती हैं, खाने होते हैं, इसके बाद जलसा होता है। पहले ये तसव्वुर नहीं होता था, स्टेज कितना बड़ा बनता है, हमारा आप तो वहाँ जा भी नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल जलसों की वैसे भी रिवायत खत्म हो गई है। और जो पीडीएम में से सॉरी टू से, क्योंकि अगर माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम अगर सिंध में जलसा करती है तो जिसे आप पावर शो को कॉल्ड कह लें, मौलाना के मदारिस के बच्चों के सबब और चंद और हजार तवाशियों के सबब हो तो जाएगा, मगर वो पॉलिटिकली कोई ऐसा पीटीआई की हुकूमत पर
प्रेशर बिल्डअप PTI राइट PTI लाहौर में भी करें चाहे आगे नहीं, लाहौर में करेंगे दैट्स अनदर थिंग। बल्कि आपको याद होगा जो आखिरी जलसा करा था जो नून लीग नहीं उसमें था, वो भी इतना बड़ा नहीं हो कर सके थे जी, वो पंजाब में नहीं कर सके। राइट, मैं इसको लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कहते हैं, क्या सियासी तनाजुर में कल के PDM के जलसे को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक तो ये बताइए कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, वफाक के खिलाफ है, अपनी स्ट्रेंथ इंडिविजुअल PDM ने शो करनी है पीपल्स पार्टी के लिए, और फायदा क्या सियासी तौर पर हासिल करेंगे? मैं समझता हूं कि पीपल्स के इट्स अ डबल एज वेपन जो PDM यूज कर रही है कराची में। एक तो वो पीपल्स पार्टी को ये शो कर रहे हैं कि हम आपके बगैर भी जलसे और जुलूस कर सकते हैं, और आपके ज़ेर इंतज़ाम जहां आपकी हमें ज़रूरत थी वहां भी हम आपके बगैर कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल मैसेज है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि क्या पीपल्स पार्टी अगर जितना बड़ा जलसा भी PDM कराची में कर ले, क्या उसके जवाब में पीपल्स पार्टी उतना बड़ा जलसा लाहौर में कर सकती है? नहीं कर सकती। हमने देखा है गुज़िश्ता इंतखाब में, मिफ्ता इस्माइल वाले इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर थे और PMLN ने बहुत अच्छे वोट लिए। और मैं इस टर्म से मुजाहिद बरेलवी साहब की एग्री नहीं करता कि किसी भी सियासी जमात को जो कुछ भी वोट बैंक रखती हो, कहीं ना कहीं इलेक्शन में हिस्सा लेती हो, उम्मीदवार खड़े करती हो और निज़ाम का हिस्सा बनती हो, आप उसको आउटसाइडर डिक्लेयर कर दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनके इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स कोई नहीं है, सियासी स्टेक नहीं है कराची में। करते थे तो क्या उन्हें आउटसाइडर कहा जाता था? जब पीपल्स पार्टी लाहौर में आके करती है, या बलूचिस्तान जाते हैं या पेशावर जाते हैं, मुल्कगीर जमातें जिनके मुल्कगीर वोट बैंक हैं, उनके नुमाइंदे जीते या हारें, अगर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया है तो फिर वो ये अवामी जलसे जुलूस करेंगे और अपने वोट बैंक को साथ लेकर चलेंगे। और अगर हम उनको इस तरह आउटसाइडर डिक्लेयर करने लग जाएंगे तो हम निज़ाम की नफ़ी करेंगे। हाँ, आपका मतलब है कि जिसने एक दफ़ा जहाँ से सीटें जीत ली और जो हार गया, हारने वाले को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उन इलाकों में जाकर दोबारा अपनी सियासी सरगर्मी कर सके और अपने वोट बैंक में इजाफे के लिए कोई जद्दोजहद कर सके। जो जीत गया, हमने लीज पर दे दिए उसको वो इलाके, वो हल्के लीज पर उनको मिल गए 5 साल के लिए, और हारने वालों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि वो इन इलाकों में जाकर कोई सियासी जलसा करें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। मैं इस सोच से बिल्कुल एग्री नहीं करता। नहीं तो हासिल क्या करेंगे मुजम्मिल साहब, हासिल क्या करेंगे? ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो उन हलकों में जाकर बात करें, उन इलाकों में बात करें, क्योंकि जीतने वाला तो जीत का मजा ले रहा है, हारने वाला ही उसकी ऑपोजिशन है उन हलकों में, उन इलाकों में। तो अगर MQM भी जीती हुई है, PTI भी जीती हुई है, पीपल्स पार्टी भी जीती हुई है, तीनों पार्टियां जो कराची की नुमाइंदा हैं तीनों हुकूमत में हैं, तो फिर ऑपोजिशन तो PDM ही हुई ना। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में, MQM भी हुकूमत में, तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में, फिर कराची की ऑपोजिशन कौन होगा? कराची की ऑपोजिशन PDM होगी, क्योंकि जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उन्हीं का तो जुल्म है कराची के ऊपर, जो कराची पर जुल्म हुआ हुआ है। तीनों इक़्तिदार के मजे ले रही हैं और तीनों कराची पर जुल्म कर रही हैं। तो अगर PDM भी कराची ना जाए तो क्या होगा? जी राइट, तो फिर टारगेट क्या है PDM का? सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, या फिर वफाक है? नहीं, टारगेट कराची के लोग हैं। अगर एक पार्टी के दूसरे नंबर पे आई है एक ज़िमनी इंतखाब में, उसको चांस लगता है कि वो अगले इंतखाब में कराची से सीट जीत सकती है, चाहे 1 जीत सके, 2 जीत सके, वो जीत सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का भी अपना कराची का एक वोट बैंक है, और एक दौर में कराची से मौलाना नूरानी भी जीतते रहे हैं, प्रोफेसर गफूर भी जीतते रहे हैं, जमात इस्लामी का भी वोट बैंक है। लिहाजा सियासी जमातों को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपनी बात करने के लिए यही रास्ता नो गो एरिया, सियासी जमातों के लिए कोई भी नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां से आपको वो रास्ता, जो आपका वोट बैंक है, सिर्फ वहीं पे आप जलसा कर सकते हैं। राइट मुजम्मिल साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपने मुजम्मिल साहब की भी बात सुनी है और मुजाहिद बरेलवी साहब की भी बात सुनी है। कमेंट ऑन दिस कि जलसा कल का कैसा रहेगा और किसके खिलाफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बात मुजम्मिल साहब सही फरमा रहे हैं कि PDM जो है, चाहे बेशक जिस शक्ल में है, वो अपने रिवाइवल की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं अपनी कोई रेलेवेंस जो है उसको दोबारा कायम करें। और ठीक ऑपोजिशन के लोग हैं, PML एक बहुत बड़ी पार्टी है, JUI भी एक पार्टी, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अपना पार्लियामेंट में। लेकिन
मैं पहले तो मैं एहतजाज करना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट के साथ। भाई आज से चंद दिन पहले तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो पूरे कराची को ऐसे हालात क्रिएट हो गए जिस तरह की, और बात भी सही है, केसेस कोरोना कितने बढ़ गए, कोविड के बढ़ गए, इमरजेंसी डिक्लेयर होगी वहां पे, लोगों की सिनें बंद हो रही थी वहां पे। तो अब कैसे सिंध गवर्नमेंट ने, जारी बात है कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कैसे इजाजत दे दी इस पीडीएम के जलसे को। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जेयूआई के वहां पे जो, जैसे बरेली साहब फरमाने, बिल्कुल ठीक बात है, ये ज्यादातर फोर्स आपको वहां पे जेयूआई के मदरसे के लोग मिलेंगे और थाउजेंड ऑफ लोग आएंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं इसके बाद जब एक स्पाइक आएगा तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? सिंध गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने, कौन है? या आम कराची के लोग हैं जो सफर करेंगे इनकी वजह से? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि असूलन ये बात गलत है। ये एमसीओसी इन तमाम को नोट लेना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि कराची के स्कूल जो है वो बंद है, उनके आप पेरेंट्स को कह रहे हैं, बच्चों को, कि आपके पेरेंट्स वैक्सीनेट होंगे, फलां वैक्सीनेट होंगे तो स्कूल खुलेंगे। यहाँ पे 50-60 हज़ार का जलसा कल होता है, उसकी आप इजाजत दें। ये असूलन बात गलत है। दूसरी, देखिए पीडीएम का राइट है, वो जिधर मर्जी करे जाके जलसा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पीडीएम का होना भी इसलिए जरूरी मैं समझता हूं कि एक फ्री रन नहीं होना चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट को। इलेक्शन अगर पीडीएम समझती है कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल हिलजुल हो जाएगा पाकिस्तान में, कि जनाब को लोग पार्लियामेंट से विड्रॉ कर जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे, तो वो पीएमएलए ने नहीं करना। बिल्कुल पीडीएम जलसा करे। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल चेंज मैं समझता हूं नहीं आएगा। ठीक है, इनके राइट बनता है कि ये अगले इलेक्शन की तैयारी करें, पाकिस्तान के हर कोने कोने में जलसा करें। पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी को थोड़ी एम्बेरसमेंट होगी कि उनके इलाके में, सो कॉल्ड इलाका जो भी आपके, वैसे तो एमक्यू वहां पे है और भी बड़ी पॉलिटिकल कुव्वतें हैं, कि वहां पे आके वो कर रहे हैं माइनस द पीपल्स पार्टी। तो एक पीपल्स पार्टी के लिए एक चल रही है इनकी पुरानी झगड़ा, वो जी ठीक है। between यानी कि PDM and the मुजम्मिल People's सब Party, सही तो कह वो रहे एक चीज जो है हैं। वो पीपल्स थोड़ा सा पार्टी को इनको ये भी बताना embarrass है, करेगी पीपल्स जरूर। पार्टी को ये भी बताना है कि हम के ही शहर में आकर, आपके ही आपके सिंध में आकर हम यहाँ पर भी सियासी पावर शो कर सकते हैं। पीडीएम को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएम शो करवाना चाहती है। कल के जलसे में मजीद बात करते हैं, जो कि पीडीएम का सरबराही इजलास है, इसमें क्या आइंदा अलायंस के ऊपर बात हो रही है, आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद पर बात हो रही है, और आइंदा इत्तेहाद कौन से बन सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पीडीएम के हवाले से और कल कराची में होने वाले जलसे के हवाले से, लेकिन पीडीएम का अपना इजलास भी हुआ है और इसमें ये भी ज़ेरे गौर आया है कि आइंदा इंतखाबात में अलायंस होना चाहिए और पीडीएम जो है वो एक अपना इत्तेहाद बना सकती है। तो मुजाहिद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? क्या पीडीएम का इत्तेहाद बन सकता है? देखिए, एक तो ये कि अपोजिशन को जो पीडीएम कर रही है वो तो उसे करना चाहिए। यानी ये जो हमेशा ये तो बड़ी वो होती है डिक्टेटरशिप के जमाने में, चाहे सिविलियन और फौजी के एक इख्तिलाफ को बोलने नहीं दिया, करने दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कोई जलसे में रुकावट नहीं है, उनकी लीडरशिप आ रही है, जलसे कर रही है, जुलूस हो रही है। पहले तो हमें याद है ज़िया का जमाना, जलसा जुलूस करने एक रवाज क्या, वो तो कोड़े तक मारते थे लोगों को सड़कों पे खड़े होने के। सिविलियन दौर में भी देखा कि क्या क्या हरकतें होती थी। तो मुझे तो एक बहुत अच्छी ये बात लग रही है। सबसे बात ये कि पीटीआई के अव्वल तो यहाँ हुकूमत नहीं है, लेकिन जहाँ पीटीआई की हुकूमत भी होगी, पेशावर में भी, तो वहाँ भी ऐसे ही जलसा हो रहा होगा। तो एक तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है, का हक भी है, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन अगर जो मैंने बात कही थी आउटसाइडर की, मैं पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में की थी कि यहाँ की अगर वो पार्टी मतलब ऐसे ही है कि अगर कोयटा में जलसा करें और वहाँ अब्दुल समद जगजई, अख्तर मैंगल और बिदनजो की पार्टियां शामिल ना हो, तो हम कहेंगे आउटसाइडर ही जलसा का होगा। इसी तरह अगर पंजाब में, लाहौर में जलसा हो और अगर नून लीग शामिल वहाँ ना हो, तो यही कहा जाएगा। सर वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, जेयूआई फे भी है, कोयटा की, वहाँ पे तो पॉलिटिकल जो बेस होता है अवाम का शराकत जो करते हैं उस इलाके के। जैसे एक जमाने में एमकेएम का दूसरा मामला था, उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता था, वो अगर यहाँ जलसा कुछ करने ही देते थे। लेकिन उस जमाने में होता था कि एमकेएम के बगैर कोई जलसा कर भी दे, क्योंकि 90% नशिस्तें उनकी होती थी, डिस्पाइट इसके कि पीर पार्टी पावर थी,
और आज भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत जरूर है, लेकिन कराची में उनका वो पावर बेस नहीं है। इवन ये कोई लियारी तक में मौजूद नहीं है, सवाए इसके कि मलीर और चंद वोटों में है या डिस्ट्रिक्ट में है। यानी पीपल्स पार्टी भी, आप लोग कहते हैं सिंध में नहीं सिमटी, सिंध के भी 6 डिवीजनों में सिमट के आ गई है बदकिस्मती से, जो भी उनकी पॉलिटिक्स थी। और ये जरूरत है कि लाहौर में अगर वो जलसा करेगी तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जलसा करना इन पोलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन पीडीएम जो बनी असल में वो असल है चाइल्ड है मौलाना हजरत मौलाना फजल खान का, जो अपने सूबे में नहीं अपने हल्के में जो हारे हैं, उसके बाद वो इमरान खान के इंतकाम की हद तक खिलाफ हो गए हैं, जाती तौर पर सतह का मसला मामला है। और फिर इमरान खान ने जरा जाती भी करी, मौलाना डीजल वगैरह जो करते रहे उनकी जात और शख्सियत पर, तो मौलाना तो हर सूरत में चाहते थे। लेकिन पीडीएम में अगर एक जमाने में कितने मौलाना यानी खुर्रम थे, जब दाएं तरफ बिलावल और बाएं तरफ मरियम खड़ी होती थी, वो तो यानी कि आप कहते हैं कि पीडीएम का जो असल हदफ था उससे हट गए। मौलाना का तो ख्वाब बिखर गया कि वो जो इंतकाम इमरान खान से लेना चाह रहे थे, लॉन्ग मार्च बल्कि इस्लामाबाद के उनके कदमों पे रह गया था। लेकिन आइंदा से 2 साल लगे हैं, पीडीएम कोई भी तहरीक चलाए, और आपको हमें ये मैं गाड़ी रोड में कहूँगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की मूवमेंट के जरिए इस्लामाबाद में पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चेंज नहीं किया जाता, उसके बाद मार्शल लॉ आता है। पहले तो हम कहते थे कि वाशिंगटन और जद्दा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, इसीलिए पिंडी और अपारा के बगैर कोई तब्दीली नहीं आती पाकिस्तान में। सिर्फ सियासी जलसे जुलूस कोई अटेंड नहीं करते। इमरान खान से बड़ा धरना और कोई जलसा कर सकता था नवाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, लेकिन उस साउदी मियां साहब ने अपनी टर्म पूरी की। तो सॉरी टू से पीडीएम एक नहीं 10 जलसे कर ले, 10 लाख में 1 करोड़ लोग ले आए। पॉलिटिकल तब्दीली अब नहीं आनी, अब उन्हें पॉलिटिकल जो पीडीएम का नेक्स्ट हदफ भी अब इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है, जैसे वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बना रहे हैं। पूरा किया, इमरान खान को अपना टाइम पूरा करेंगे, देन दे विल फेस। राइट। मुजाहिद साहब, मेरा सवाल ये था कि अब तो पीडीएम भी ये लग रहा है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अपनी स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं, और अब ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में कोई इत्तेहाद किया जाए। आपको लग रहा है कि पीडीएम का एक इलेक्शन का भी इत्तेहाद हो सकता है, इलेक्शन अलायंस में भी जा सकती है? इलेक्शन ऐसी चीज है कि एक ही बार हमने इत्तेहाद देखा है, आइडियल इत्तेहाद, और वो भुट्टो के खिलाफ हुआ था, और वो था पीएनए का, और वो भी अब तो आम दस्तावेज आ चुके हैं, वो बनवाया गया था इत्तेहाद, वो आर्टिफिशियल था। जैसे ही भुट्टो गवर्नमेंट खत्म हुई, आपने देखा कि पीएनए किस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, क्या क्या अवामिल थे उसके पीछे। उसके बाद कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं बन सका अपोजिशन का कि जो और अभी भी हम ये समझते हैं, जैसे लास्ट में 2018 में देखा, एक सीन पे 3 कैंडिडेट्स आएंगे, डायरेक्ट 1-on-1 फाइट नहीं होगी। अगर 1-on-1 फाइट इमरान खान के खिलाफ होती तो शायद इमरान खान पावर में नहीं होते, और जब अपोजिशन तकसीम होती है तो नेचुरली उसका फायदा तीसरी जमात को पहुंचा है, जैसे कि पीटीआई को पहुंचा। और ऐसा लगता है कि आइंदा भी ये होगा। सॉरी टू से विद माय थोड़े से कहता हूँ कि आइंदा के इलेक्शन में 3 ही फरीक होंगे, पीडीएम यानी नून लीग या मौलाना, पीस पार्टी और पीटीआई। जी राइट। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का अब हदफ जाहिर है, अब तो ये दो राय नहीं है कि इमरान खान तो नहीं है, चेयरमैन सेनेट के ऊपर बात की जा रही है, और कभी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर बात करने लग जाते हैं कि शायद पंजाब में कोई चेंज, वो भी अब सिर्फ बातों की हद तक है। लेकिन असल में पीडीएम भी अब नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करने लग गई है, और क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए पीडीएम कोई अच्छी तैयारी और अच्छे इत्तेहाद के साथ आ सकती है जो कि पीटीआई के लिए टफ टाइम हो सके? जी मुजम्मिल साहब। देखिए, पहले तो मैं फारूक हमीद साहब की उस बात का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि कोविड है और कोविड में कैसे जलसे की इजाज़त हो गई। सवाल ये है कि कोविड है और इमरान खान साहब ने एक बंद कन्वेंशन सेंटर में 5-6 हज़ार लोगों के साथ बग़ैर मास्क के हुकूमत का 3 साला जश्न मनाया, गाने गाए, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, और बंद जगह थी, और बंद जगह पर तो ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, खुली जगह पर पाबंदियाँ नहीं हैं। और अगर वज़ीर आज़म और एनसीओसी के हेड असद उमर ख़ुद एक बंद जगह पर बैठकर 3 साल का जश्न मना सकते हैं, गाने गा सकते हैं, झूम सकते हैं, तो फिर ऑपोजिशन को भी इजाज़त होनी चाहिए। या ऑपोजिशन सिर्फ कोरोना जो है वो ऑपोजिशन के जलसों से फैलता है और हुकूमत के जलसे कोरोना प्रूफ है। मुजम्मिल साहब, आपको झूमने पे एतराज है, गाने सुनने पर एतराज है, या परफॉर्मेंस के ऊपर आपको एतराज है? पीडीएम अब एक इलेक्शन अलायंस है, उससे पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकाला ही इसलिए गया है क्योंकि आगे पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता था।
और ये जो सारी तैयारी अब पीडीएम कर रही है वो इलेक्शन लड़ने की अगले कर रही है, और ये एक इलेक्शन इत्तेहाद है जिसमें इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। इनमें जो बलूचिस्तान की जमातें हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, सिंध से उन्हें मज़ीद जमातों की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा कि शहबाज शरीफ कल से पीर पगाड़ा को भी मिले हैं और भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और सिंध से नए इत्तेहादियों की तलाश ज़रूर है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमें सियासी जमातों को आउटसाइडर नहीं कहना चाहिए। वो सियासी जमातें जो मुल्क गिर हैं उनको आउटसाइडर नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो क्लैरिटी कर दी है। मुजाहिद साहब कह रहे थे कि मेरा कहने का ये बाहर मतलब से आया है, जो पाकिस्तानी है, वो क्लैरिटी हो गई। मुजाहिद साहब ने कहा कि उनका उन्होंने सिर्फ एक टर्म यूज की है, सिर्फ इसलिए कि उनका स्टेक उस तरह से नहीं है आइन के तहत। और ये भी आपका राइट है कि आप कहां जाकर अपने पार्टी का मंशूर पेश करें, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करें। जी ठीक है। मैं नहीं समझता कि हमें उन्हें मीडिया में आउटसाइडर जैसे अलकाब से पुकारना चाहिए। वो क्लियर हो गया। पहले पुकारे भी गए हैं तो इस रिवायत को खत्म करना चाहिए। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का अगर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अलायंस बनता है तो वो कितना सक्सेसफुल होगा? मुजाहिद बरेलवी साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई अलायंस ऐसा हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि ये अगर कोई अलायंस इलेक्शन के लिए बनता है तो पीडीएम का अलायंस क्या कोई कामयाब हो सकता है, और खासकर पीटीआई के लिए कोई मुश्किल हो सकता है? देखें, बेसिकली तो दो मेजर पार्टीज है ना, जो मेन पार्टी है वो तो पीएमएलएन है उसमें। हाँ, और जाहिर बात है उनकी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बहुत फॉलोइंग, आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। और दूसरा जो जेयूआई है, बिल्कुल उनकी भी एक हद तक फॉलोइंग तो है। तो लिहाजा ये अगर दोनों मिल जाते हैं, उनकी एक इलेक्शन लाइन्स होता है, उनकी आपस में एक पॉलिटिकल हम आहंगी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और सीट एडजस्टमेंट, ये तमाम चीज़ें हम माजी में भी पाकिस्तान में देखते रहे हैं। और प्लस कुछ छोटी मोटी जो और पार्टीज हैं जिनके भी नाम हमें याद भी नहीं है, मेरा ख्याल है कुछ छोड़ गए, पता नहीं कौन रह गया, मेन तो ये दो हैं। तो बिल्कुल इसको आप पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं कर सकते ना। माजी में भी इलेक्शन अलायंसेस होते हैं और कुछ छोटी पार्टीज हैं वो भी मिलके अपना एक इत्तेहाद और एंड में वो भी ज्वाइन कर जाती हैं। तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये पॉलिटिकली करेक्ट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दे शुड मूव फॉरवर्ड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तो सिंध में एक आपने कहा पीटीआई के हवाले से, देखें पीटीआई जो है वो अगले 2 साल लोग देखेंगे कि वो कैसे डिलीवर करते हैं। उनके भी मेगा प्रोजेक्ट कुछ शुरू हुए हैं, वो कैसे मुकम्मल होते हैं, किस स्पीड से मुकम्मल होते हैं। 2 साल में महंगाई की सूरत हाल क्या होती है, लोग जो है कोई ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाते, क्योंकि महंगाई और वो चीज़ें तो कंट्रोल नहीं हो रही उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम तो पीटीआई के लिए, ये मसले तो खड़े होंगे अगले इलेक्शन में। सर, लेकिन एक चीज, एक फैक्टर ऑफ इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखें। अच्छा, पीटीआई प्लान करिए बड़े पैमाने पर सिंध में जाने में। अभी इमरान खान साहब ने भी कहा था कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, मेरा ख्याल शायद अब कुछ देर बाद वो अपनी सीरीज ऑफ मीटिंग्स, जलसा और ये तमाम चीजें इंटीरियर सिंध में वो जा रहे हैं, ताकि वहां पे अगले इलेक्शन से पहले वो पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने में तैयार हो जाए। और देखें, मैं समझता हूँ 15 साल अगर पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट मिले है रूल अपना सिंध में, तो जो सिंध की इस वक्त हालत है, अगर उनको 5 साल और मिल गए, मैं बात करता हूँ 20 years कंटिन्यू अगर पीपल्स पार्टी सिंध में रूल करती है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि फिर हमें सिंध को जो है बिल्कुल उसको छोड़ देना चाहिए। कोई उम्मीद नहीं रहेगी, तो हालात उनके और बहुत खराब हो जाएंगे। सिंध में डिटेल में भी जाने की जरूरत है, सब पता आपको वहां पे क्या हो रहा है, क्या होता रहा है। जी ठीक है, मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। पीटीआई का सिंध में जाना और पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो सकता, और बाकी सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं और वो इस पावर शो से क्या सियासी फायदा हासिल कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो नेक्स्ट इलेक्शन के तनाजुर में तमाम सियासत जो है वो अब नए अलाइंस और नए इत्तेहाद और नए पावर शो करने जा रही है। इसमें अब पीटीआई भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा। तो मुजाहिद बरेलवी साहब से पूछते हैं कि कराची में क्या स्पेस है पीटीआई के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि
लास्ट इलेक्शन में तो पीटीआई को काफ़ी वहाँ पे वोट भी मिला था, सपोर्ट भी मिली थी, और पीटीआई के जो चर्चे थे, लोग थे काफ़ी खुश थे पीटीआई को लेकर। इस बार क्या ट्रेंड हो सकता है? मुजम्मिल साहब, आपने मैं भी सुना कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई भी तैयारी कर रही है सिंध में जाने की और ख़ासकर कराची जाने की। तो आपको क्या लगता है कि वफाक में हुकूमत में थे, गवर्नर सिंध में था, क्या पीटीआई को जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिली थी, आपने देखा होगा कि 2018 के इलेक्शन में, अब स्पेस अभी तक बाकी है उनके लिए? ये गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब में तो जो सीट उन्होंने 2018 में जीती थी, हाँ। उसमें वो 5वें नंबर पर थे ना। अगर पहले पर नहीं थे तो दूसरे पर होते और कुछ शॉर्ट मार्जिन से हारते। फैसल वाडा वाली सीट तो हम कहते कि जी बड़ा नेक टू नेक मुकाबला हुआ, पीटीआई ने अपनी सीट को रिटेन करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने जीत ली। लेकिन हमने देखा कराची के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला तो नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान था। तो क्या वजह है पीटीआई को जो 5वें नंबर पर पॉपुलैरिटी थी थी 2018 के इलेक्शन में, इसकी क्या वजह लगती है आपको कि अब सिंध में और कराची में वो गैप नीचे क्यों आया? आर्टिफिशियल था, वो सारा आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल, और अगर आर्टिफिशियल बबल जब निकल जाए तो उसमें से 5वां नंबर ही निकलता है। वो फिर तो जो आपकी असल हकीकत थी नहीं, वो तो 5वां नंबर ही था। एमक्यूएम के बारे में ये राय है ना। आर्टिफिशियल आप पीटीआई को कैसे कह सकते हैं? किसने क्रिएट किया? सभी कहते हैं उन्हें सीटें तोहफे में मिली हैं, वरना अगर उनकी होती तो उनके नजर आ जाती ज़िमनी इंतखाब में। फैसल वाडा साहब उस हल्के में दोबारा जा नहीं सकते, उस शक्ल नहीं दिखा सकते उस हल्के से जिस हल्के से वो जीत कर आए थे। 3 साल बाद लोग उनको वहां मिलने को तैयार नहीं थे। सर अवाम, हाल है जो पीटीआई ने कराची के साथ किया है, जो पीटीआई ने कराची के साथ किया है और जो एमक्यूएम ने कराची के साथ किया है, लोगों को यकीनन पीटीआई से कुछ उम्मीद हुई होगी कि वो कराची के लिए कुछ करेंगे। असद उमर कराची से थे और कराची से सदर पाकिस्तान कराची से हैं, और भी दीगर जो इस वक्त वफाकी वज़रा हैं उनका ताल्लुक कराची से है। कराची की हुकूमत में बहुत बड़ी नुमाइंदगी है, लेकिन फिर भी कराची को कुछ नहीं मिल रहा। लिहाजा कराची में तो स्पेस ही स्पेस है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब जाहिर है सारे इख्तियारात तो सूबे के पास है ना। पीपल्स पार्टी ने परफॉर्मेंस तो पीपल्स पार्टी ने देनी है, अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ने हल करने हैं, क्योंकि वो सूबे में गवर्नमेंट में। मुजाहिद साहब की ऑडियो ठीक हो गई। पीटीआई को किसने रोका है? हाँ। ये जो आजकल बहुत ग्रीन लाइन जो नवाज शरीफ का मंसूबा था, उसकी जो ट्वीट्स कर रहे हैं कि उसकी बसें चीन से रवाना हो गई, तो वो पीपल पार्टी कर रही है, वो पीटीआई कर रही है। इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट भी अगर काम करना चाहे तो उसमें रुकावट तो नहीं है। जी मुजाहिद साहब, जी हम पैकेज जो कराची के लिए दिए गए थे, वो जो वजीर आजम कराची आते थे और अरबों का पैकेज देते थे, वो कहाँ है? जी राइट, ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वो अब नेक्स्ट जो 2 इयर्स है इसी पर काम होगा। तो चलें लेट्स सी। तो मुजाहिद साहब आप ये बताइए, की हुकूमत आई थी तो ब्रिगेडियर साहब कहते थे अब काम होगा, 3 साल गुजर गए, ब्रिगेडियर साहब कहते रहे काम होगा, अब 2 साल रह गए हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं काम होगा। हमें ब्रिगेडियर साहब की उम्मीद रखने पर कोई एतराज नहीं है, वो बहुत साबित कदम है। अभी भी उनको उम्मीद है, उनका हौसला है। हमें हमारा अपना हौसला है, उनका अपना हौसला है। राइट आप हौसला ना हारे। मुजाहिद साहब से राय ले लेते हैं। मुजाहिद साहब, आपका क्या तज्जिया है? आपको क्या लगता है कि पीटीआई के लिए वो स्पेस अभी बाकी बची है? जो 2018 की इलेक्शन में हमें पॉपुलैरिटी नज़र आई थी, जो यूथ हमें सड़कों पर नज़र आती थी इलेक्शन में, जो लोगों की कतारें हम देखते थे कि वो वोट कास्ट करने के दिन लगी रहती थी, और डॉक्टर आरिफ अलवी के भी आपने हल्के में देखा था कि कैसे लोग जो हैं कतारें लगाए खड़े थे कि उनको टाइम ख़त्म हो गया था, वोट नहीं डालने दिए गए थे। तो ये आपको लगता है कि अभी पीटीआई के लिए स्पेस है? तो खैर मैं सारे तौर पर मुत्तफिक होने के बावजूद, लेकिन हमारे मुजम्मिल की जो आवाज जज्बात से भरा गई, बल्कि तो मुझे इस पे थोड़ा सा आई वाज एंजॉयिंग कि इतने जज्बाती हो गए कि मुझे बस ये लगा कि अगर सामने होते तो इनकी आंखों में आंसू तो मुझे देखते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सब दुरुस्त कर रहे थे कि यानी ये जो है कि जैसे सर किसी की आंखों में कुछ दिन पहले खुशी के आंसू थे, किसी ने जश्न मनाए 3 साल के ऊपर, और मुजम्मिल साहब की आंखों में अगर दर्द है तो वो चले इसको भी बर्दाश्त कर लेते। थोड़ा लाइटर में बात करना चाहिए, बहुत ज्यादा जज्बाती हो। मैंने कहता
देखिए ये बात इनको बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो 3 बड़े प्रोजेक्ट थे पीटीआई के, कराची रेलवे, उसके लिए जापान तक $2 बिलियन तक देख रहा था, इन्होंने कुछ नहीं करा। और इन्होंने जो है ग्रीन लाइन का मंसूबा वाकई 2016 में मुकम्मल तक कुछ नहीं करा। इसमें K4 का मंसूबा था, इसमें कुछ नहीं करा, किसी ने रोका नहीं था। ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और मैं जो परसों जो सॉरी टू से जब देख रहा था कि वो जो तकरीब थी जिसमें बाद में पहली बार मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर इमरान खान का देखा, जो गवर्नर इस्माइल किसी एक ऐसे शख्स को लेकर खड़ा हुआ गाना गा रहा था, तब्दीली आई है कि गवर्नर का ये मुकाम है। सॉरी टू से मुझे देखकर अफसोस हुआ। और इमरान खान का सेंस ऑफ ह्यूमर के उन्होंने जब कहा कि मुझे नहीं, सर क्या गवर्नर का दिल नहीं होता? उन्होंने ये कहा उनके अपनी पार्टी के लिए कोई जज्बात नहीं है, वो अपनी पार्टी के लिए जज्बात का इजहार कर रहे थे सर। नहीं, उन्होंने कहा ना कि मुझे नहीं पता इनके पोटेंशियल गाने में ज्यादा और बाकी गाने में। मैंने ये मोहतरम गवर्नर साहब को 3-3 घंटे तक जो है ना वो गोल्फ क्लब में जो है साहब वो एक गाने की वजह से ही गवर्नर बन गए हुए हैं। अच्छा ये बरेलवी साहब वो एक गाने की वजह से ही गवर्नर बन गए हुए हैं। गाने के अलावा भी और भी उनमें खूबियां हैं, वो मैं जानता हूँ अपने शहर के हैं हमारे। खाली वही खूबियां नहीं, और भी बहुत सारी खूबियां हैं। और ये बदकिस्मती है सूबे की कि उसका गवर्नर एक ऐसा शख्स है जो इतने भोड़े अंदाज में और इतने बदनुमा आवाज में जो है वो गाना गा के जो है वो तब्दीली आई के कर रहा था। पता नहीं उनके साथ कौन साहब खड़े थे, पता नहीं उनके सहूलतकार होंगे कोई। तो मुझे ये एक तो अफसोस हुआ कि ये तरीका है एक मजहब का। और बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त कि फेडरल गवर्नमेंट ने आखिर अपने जो 3 बड़े मंसूबे थे, अब कहते हैं आइंदा, ठीक है, असद उमर इज ट्राइंग हिज बेस्ट। पार्लियामेंट इज द लास्ट एंड ओनली पर्सन जो सिंसियर खान साहब से है, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है। वो बेचारा अपने नौकरी छोड़ के आया था जब उसको 52 लाख रुपए मिले थे 14 साल पहले। और वो वाहिद आदमी है जिसमें कोई नहीं है। बाकी ये जो है ना जैदी और क्या ना वाबदा, कौन सा वाबदा जो सफेद हाथी होता था, और ये जो बाकी साहब हैं, यानी ये जो सदर आप जो कहते हैं, ये शहर में लोग नजर भी नहीं आते। मुझे कराची के किसी आदमी को, जो मैं कराची वाला हूँ या पैदा हूँ, मुझे 14 MNA में 6 के MNA के नाम नहीं पता। मुझे इनके 22 MPA में से 6 के MPA के नाम नहीं पता। तो इससे अगर नजर आते हैं ना वो लोग जी, राइट। तो आपको लगता है कि पीटीआई को अब नेक्स्ट इलेक्शन में यहाँ पे वेलकम मिलेगा अवाम की जानिब से? देखो अब आलिया आप इतनी मासूम ना बने। पाकिस्तान में कम से कम 2 जगह ऐसी हो गई, एक कराची, दूसरे बलूचिस्तान। यहाँ गेम प्लानर तय करते हैं कि किसको MNA MPA की सीटें मिलेंगी। ये गेम प्लानर थे जो गेम प्लानर थे जो सना जहरी को हटाया, ये गेम प्लानर है जो कुतुबुद्दीन को लाए, ये गेम प्लानर है जाम कमाल को लाए, ये गेम प्लानर है जो यहाँ पर 14 सीटें दिलाई पीली को। राइट, मेरे ख्याल में यही गेम। मैं ब्रिगेडियर साहब, इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं करूंगी। मैं मुजाहिद साहब सवाल ही नहीं कर रही, ब्रिगेडियर साहब को कहती हूँ। राइट, मैं गेम प्लानर का तो नहीं पूछती, मैं ये पूछ लेती हूँ कि आप गेम प्लानर का प्लान क्या है कराची के लिए? जी ब्रिगेडियर साहब, किससे पूछ रही हैं? देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है। मैं क्विकली ये कह दूं, मैं मानता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब के दौर के प्रोजेक्ट्स हैं। ये कराची सर्कल रेलवे, K4 वो वाटर वाला जो मेगा स्कीम है, फिर ग्रीन लाइन, और बिल्कुल इनको अगले 2 साल में पीटीआई गवर्नमेंट को इनको मुकम्मल करना चाहिए, चाहे जैसे भी वो करें, वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात मैम कि सिंध, मैं हैरान हूँ, बरेलवी साहब ये बात नहीं करते हैं कि इतना एक एस्पेक्ट को ये जानते हैं वहाँ पे हमसे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे खुद बैठे हैं कराची में, कि मैं हैरान हूँ कि 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में, लेकिन अभी तक एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, अभी तक वो सफाई के मामला नहीं कर सके। और मैं हैरान रह गया कल मुर्तज़ा वहाब साहब की वो ट्वीट देख के कि बड़ी उन्होंने कहा अचीवमेंट है क्या कि जनाब ये देखें, ये कराची की फ्लावर रोड है, इसमें हमने वो बीच में वो लाइनों की जो येलो लाइन नहीं होती है, सर, हमने वो मार्किंग कर दी है। गेम प्लानर का प्लान बता दें सर। सुनिए मेरी बात सर, जल्दी इलेक्शन है, टाइम से इलेक्शन है, सिंध में किसका हिस्सा है ये बता दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपका लास्ट कमेंट है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज कर दिया, ये तमाम जाली जो शिनाख्ती कार्ड वहां पे, तमाम जाली वो जो वहां पे एंट्रियां हुई हुई हैं, ये तमाम मामला क्लीन अप हो जाता है, पीपल्स पार्टी कुड बी इन सीरियस ट्रबल इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये मैं आपको बता दूं। वैसे इन हालात में मौजूदा इलेक्शन सिस्टम में उनको डिसलॉज करना बड़ा मुश्किल होगा। पीटीआई को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इमरान खान को सिंध इंटीरियर में जाके। दे आर वेरी वेल इंटरेस्ट।
और वो राइट गॉट इट, योर पॉइंट इज हियर। मुजम्मिल साहब, आप इसके ऊपर के वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सब डिपेंड कर रहे हैं, गेम प्लानर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उन्होंने सब काम दिखाना है। वो अगर गलत आईडी कार्ड हैं उनको खत्म करना है, वोटर लिस्टें ठीक करनी है, तो ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज कर दिया और तमाम ऑपोजिशन इसके ऊपर एतराज कर रही है, तो फिर कैसे आप करवाएंगे शफाफ इलेक्शन? मुजम्मिल साहब, लास्ट कमेंट और एक जुमले में मुकम्मल कर दीजिए जी। देखें क्या करें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। हम लोग आज तक आरटीएस को रो रहे हैं। वो नादरा कहती है आरटीएस खराब ही नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन कहती है आरटीएस बैठ गया था। मेरा मतलब है अगर ये हुकूमत वाकई बहुत सिंसियर होती फेयर इलेक्शन में तो आरटीएस की इंक्वायरी करा के ऑपोजिशन के सामने रख देती कि भाई हुआ क्या था, कैसे ये नताइज तब्दील हुए। तो जब आरटीएस का हाल हम देखा हो ऑपोजिशन ने, तो वो ऑपोजिशन ईवीएम पे कैसे मान जाएगी? राइट बहुत जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मेरा मतलब है आप उन्हें क्या इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं कि 18 में आपने आरटीएस पे बेवकूफ़ बना लिया है और 23 में आप उन्हें ईवीएम पे बेवकूफ़ बना लेंगे? राइट मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब आपका भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, असल टारगेट, असल हदफ अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, सबका 2023 के इलेक्शन के ऊपर है। लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट है कि असल हदफ तो इलेक्शन है, लेकिन वो शफाफ होंगे या नहीं, और क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे या नहीं, ये सबको मिलकर तय करना चाहिए। लेकिन इस पर कोई मुत्तफिक नहीं है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।